क्या अमेरिका में एबॉर्शन से जुड़े कानून हट गया है? आज की वीडियो में हम न सिर्फ अमेरिका में एबॉर्शन लॉ की बल्कि इससे जुड़े उन तमाम मुद्दों और इतिहास पर भी चर्चा करेंगे जो विवाद का जड़ बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजोम, अरुणाचल, इंडिया से। अगर आप टीवी देखते हैं, टीवी पर न्यूज़ देखते हैं और अखबार पढ़ते हैं तो इस खबर से बिल्कुल वाकिफ होंगे कि अमेरिका में गर्भपात कानून यानी एबॉर्शन लॉ को लेकर कोहराम मचा हुआ है। लोग सड़कों पर आ गए हैं और अमेरिका ही क्यों, ये पूरी दुनिया को ही असर कर रहा है। दरअसल अमेरिका में यह कानून 1973 यानी 1973 से है। इसमें कई नाम ऐसे हैं, कई ऐसे पहलू हैं जो सुनी अनसुनी सी है। जैसे आपने इस टर्म को जरूर देखा होगा, रो वी वेड। ये आखिर है क्या? भाई आपको समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है। मुझे तो शुरुआत में बिल्कुल समझ में नहीं आया था। और इसी तरह इस केस में कई ऐसे पहलू हैं जो आज आपके सामने मैं ऐसे खोलूंगा कि आप इस केस से जुड़ी सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम मेन कहानी पर आएं, मेरे चैनल की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चैनल में नए हैं और चैनल आपको अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो कहानी को जारी रखते हुए हम बाकी सब बातों के बीच इस मुद्दे से जुड़े लोगों को भी जानेंगे, साथ ही हम उन पहलुओं को भी समझेंगे जिसके कारण इस कानून को हटाया जा रहा है। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने करीब 50 साल पुराने इस प्रो एबॉर्शन लॉ को हटाने का निर्णय लिया है। पर ये सारी बातें तो हम जानते हैं, तो गजम टेल्स क्या अलग लेकर आया है? लाया हूं ना, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी अनसुनी बातें। तो चलिए सबसे पहले हम उन लोगों के बारे जानते हैं जो इस केस से जुड़े हैं। आप ये जो टाइटल देख रहे हैं, रो वी वेड यानी रो वर्सेस वेड, ये लोगों के नाम हैं। पर ये लोग हैं कौन और इस कानून को ही इनके नामों से क्यों जोड़े जाते हैं? दरअसल रो और वेड दो अलग अलग लोगों के नाम हैं। जेन रो ये एक सुडोनिम है, मतलब नकली नाम। 1970 में 22 वर्षीय टेक्सास की एक वेट्रेस नॉर्मा मैक कॉर्वी ने एबॉर्शन को क्रिमिनलाइज करने वाले टेक्सास लॉ के खिलाफ मुकदमे के लिए इस सुडोनिम को लिया था, इस नकली नाम को इख्तियार किया था। दरअसल ये 22 वर्षीय महिला तब 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, 5 महीने गर्भ से थी। उस वक्त टेक्सास में सिर्फ माँ की जान को जब खतरा हो तभी एबॉर्शन को अलाउ किया जाता था। और स्टेट के तरफ से हेनरी वेड डिफेंडेंट थे और तब वे टेक्सास के डलास काउंटी के अटॉर्नी जनरल थे और इसीलिए ये जजमेंट रो वेड के नाम से प्रसिद्ध है। लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। इस मुकदमे में जेन रो यानी नॉर्मा मैक कॉर्वी की जीत हुई, लेकिन इस जीत ने 3 साल का सफर तय किया। 3 साल बाद यानी 1973 में जब रो ने ये केस जीता तो वो एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी जिसे उन्होंने किसी को एडॉप्शन के लिए दे दिया था। यहाँ जेन रो की छवि बहुत ही निर्दयी और निर्मम लगती है, लेकिन हम में से ये कोई नहीं जानता कि उन्होंने किन हालातों में, किन परिस्थितियों में ये कदम उठाए। जेन रो को कईयों ने एक एनिग्मेटिक, मिस्टीरियस पर्सनालिटी माना है। उन्होंने सबसे पहले अपनी पहचान को गुप्त रखना चाहा, फिर 1980 के दशक में उन्होंने अपनी कहानी को पब्लिक किया, फिर 15 साल तक राइट टू चूज लाइफ के हित में लड़ती रही। लेकिन अचानक 1994-95 के दौरान वे एबॉर्शन के खिलाफ फियर्सली कैंपेन करने लगी और उन्होंने कारण यह बताया कि वे अब एक सच्ची क्रिश्चियन बन गई है और गर्भपात को वो एक पाप मानती हैं। पर उनकी सोच में ट्विस्ट यही खत्म नहीं हुई। 2017 में उनकी मृत्यु के कुछ ही महीने पहले ही उन्होंने एबॉर्शन के हित में कैंपेन करना फिर शुरू कर दिया और ये आरोप लगाया कि उन्हें एबॉर्शन के खिलाफ बोलने के लिए पैसे दिए गए थे, पे किया गया था। तो 1973 में पास किया गया ये कानून करीब 50 साल बाद क्यों सुर्खियों में है? ये असल में एक पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस परसेप्शन का नतीजा है, जिसके चलते इस कानून में बदलाव लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब इन कारणों को जरा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये बात तो 101% सच है कि हर देश में पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। हमारे देश को ले लीजिए, यहाँ करीब 123 राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उन सब की अपनी अपनी आइडियोलॉजीज होती हैं। और जब वो पार्टी सत्ता में आती है, रूलिंग पार्टी बन जाती है, तो वे अपनी आइडियोलॉजी के अनुसार ही काम करने लगती है। अब इस मामले में भी यही फंडा है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में करीब
420 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें लिबरल और कंजर्वेटिव हैं। इनमें प्रमुख दो पार्टियां हैं जो तलवार के नोक पर सत्ता के लिए दावेदारी करते हैं, और वे हैं द डेमोक्रेट्स एंड द रिपब्लिकन्स। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, प्रोग्रेसिव, लिबर्टेरियन, कंजर्वेटिव, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और ऐसे कई सारी पार्टियां हैं जो अपने आइडियोलॉजी के बल पर देश को चलाना चाहती है। अभी जो सरकार है वो डेमोक्रेट पार्टी की है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन डेमोक्रेट हैं। अब दूसरी ओर जो पार्टी है जिसे हम अपोजिशन कह सकते हैं वो है द रिपब्लिकन, जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है। अब जो रो वर्सेस वेड मुद्दा चल रहा है वो इन्हीं पार्टी आइडियोलॉजी का चयन है, खास करके लिबरल और कंजर्वेटिव्स के। जब जेन रो ने यह केस किया था तब शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनका नाम इस तरह इतिहास में दर्ज होगा। आज इसी केस को लेकर पूरी दुनिया में चर्चे हैं। खैर, प्रेजेंट में आते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में कुल 9 जजेस होते हैं और इन्हीं 9 जजेस के बदौलत ही फैसले सुनाए जाते हैं, ऑफकोर्स। और 1973 में इस केस में एबॉर्शन लॉ के फेवर में 7-1 की बहुमत से एबॉर्शन के हित में ये कानून बनाया गया था। और इसमें यह पाया गया था कि एक महिला की इच्छा से किए गए एबॉर्शन एक उनके फंडामेंटल लिबर्टी को अपहेल्ड करता है, जो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में 14th अमेंडमेंट के तहत प्रोटेक्टेड है, जिसके अनुसार यह कहा गया कि स्टेट्स कैन डिप्राइव इंडिविजुअल्स ऑफ लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसके बाद समय बीता और आज इस बात को 50 साल होने को आया है। लोग बदले, नजरिया बदली और आज का दिन आया। इस दबी हुई चिंगारी में आग 2018 में ही लग गई थी, जब मिसिसिपी स्टेट में 15 महीने के भ्रूण यानी फीटस के एबॉर्शन पर मिसिसिपी कोर्ट ने बैन लगाया था। फिर 1973 के रो कानून के तहत इसे अवमान्य करार दिया गया और इसके हित में यूएस डिस्ट्रिक्ट जज कार्लटन रीव्स ने कहा कि मिसिसिपी का यह कानून वुमेन राइट को कर्टेल करता है। फिर 19 मार्च 2019 में तब के रिपब्लिकन गवर्नर फिल ब्रांट ने द सो कॉल्ड हार्ट बीट एबॉर्शन लॉ पर साइन किया, जिसने एबॉर्शन पीरियड को 6 हफ्ते तक का कर दिया। फरवरी 2020 में इस कानून पर भी रोक लग गई। फिर 2021 में जब मिसिसिपी कानून सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो लगभग ये बात तय हो गई थी कि ये अब लंबी खींचने वाली है और 24 जून 2022 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इस पर फैसला सुना ही दिया। अब ये सिर्फ एक फैसला है, जजमेंट है, कानून नहीं बना है। अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, भले ही डेमोक्रेट हो, रिपब्लिकन हो, कंजर्वेटिव हो या लिबर्टेरियन हो, अपने अपने विचार रखें, लेकिन पब्लिक रिएक्शन से ये पता चलता है कि कई सारे लोग अपने ही पार्टी के विचार के खिलाफ भी हैं। अब रो कानून के साथ साथ 1992 में जो प्लान्ड पेरेंटहुड वर्सेस केसी केस के तहत पेंसिल्वेनिया में जो कानून बना था, उस कानून के प्रावधानों को भी हटा दिया गया है। अगर गौर से देखें तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जो कंपोजिशनल चेंजेस हुए थे, इसी बात ने इस फैसले को हवा दी है। मतलब जो 3 जजेस रिपब्लिकन अपॉइंटीज थी, जो लिबरल थे, वो रिटायर हो गए और उनकी जगह कंजर्वेटिव्स ने जगह ली। और इसी कारण इस केस में कंजर्वेटिव मेजॉरिटी के चलते 6-3 यानी 6-3 की बहुमत से फैसला आया। अब इसका असर अमेरिका में क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। दरअसल कंजर्वेटिव्स का मानना है कि एबॉर्शन, गर्भपात अमेरिकी सभ्यता का हिस्सा है ही नहीं। अमेरिकी सभ्यता में एबॉर्शन नाम की चीज़ है ही नहीं। इस बात से अलग एबॉर्शन लॉ को लेकर अमेरिका में कोई फेडरल कानून भी नहीं है। मतलब हर स्टेट इसे अपने अपने तरीके से लागू कर सकता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 50 में से 22 राज्य ऐसे हैं जो इस कानून को इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स वहाँ हम और आप समझ सकते हैं कि कंजर्वेटिव्स का ही मेजॉरिटी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे महिलाओं के राइट्स पर बहुत असर पड़ेगा। दूसरा, इससे जो लीगल एबॉर्शंस हैं उसमें कम से कम 14% की कमी आएगी, जिसके कारण जो गरीब और निचले वर्ग की महिलाएं हैं उन्हें बहुत निगेटिव असर होगा। अगर भारत की बात करें तो भारत में गर्भपात इंडियन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत 20 वीक्स के अंदर की जा सकती है। 2021 में एक संशोधन यानी अमेंडमेंट के तहत रेप और इंसेस्ट सर्वाइवर्स के लिए एबॉर्शन पीरियड को 24 वीक्स तक कर दिया गया, वो भी 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के सर्टिफिकेशन के बाद है।
लेकिन इसके अलावा अगर कोई फिटल डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मलिटी या फिर डिसेबिलिटी डिटेक्ट होती है तो उसके लिए कोई स्पेसिफाइड टाइम लिमिट नहीं है। इसे किसी भी स्टेज में आप अबॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्टेट या यूनियन टेरिटरी के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक टीम होनी पड़ेगी जो उसे सर्टिफाई करेगी। तो लिटरली हमारे देश में एबॉर्शन को क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। दुनिया में पर करीब 24 ऐसे देश हैं जहाँ एबॉर्शन को क्रिमिनलाइज किया गया है, और कुछ ऐसे कैथोलिक देश भी हैं जहां पिछले दशक से इसे डिक्रिमिनलाइज किया गया है, जैसे आपके आयरलैंड है, मैक्सिको है। कानून की बात अलग है, धर्म अपना पक्ष रखता है, पर समाज में एबॉर्शन को लेकर एक स्टिग्मा है। हाँ, यह बात सच है कि किसी पैदा नहीं हुए की जान लेना भी इंसानियत के खिलाफ है, पर अगर हम इस बात की दूसरी पहलू को समझते हैं, देखते हैं, तो यह बात भी बहुत लॉजिकल लगती है। कैसे? मैं आपको अपनी राय का तर्क देता हूं। आज का ज़माना वो ज़माना नहीं है, वो दिन नहीं है जो हमारे पुरखों के हुआ करते थे, जहाँ जीने के लिए सिर्फ हवा, पानी और खाने की ज़रूरत पड़ती थी। आज एक इंसान को इन चीज़ों के अलावा कई और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक बच्चे को इस दुनिया में लाने से पहले उसके लिए तमाम तरह की तैयारियां करनी पड़ती है। उसके फ्यूचर और करियर दोनों के कंपटीशन जन्म से ही शुरू हो जाता है। ऐसे में अगर आज के कंटेक्स्ट में प्लान्ड पेरेंटहुड को अगर हम तवज्जो नहीं देंगे तो किसी भी बच्चे का फ्यूचर शायद ज़्यादा सिक्योर नहीं होगा, और इसे सिक्योर करने के लिए हमें प्लान्ड पेरेंटहुड को तवज्जो देनी ही होगी। बच्चे को दुनिया में लाकर उसे अच्छे दिन ना दे पाएँ तो इससे हमारे समाज और दुनिया पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। या आज मेडिकल टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से कोई डिफॉर्मिटी अगर नॉलेज में आ जाता है तो उसके लिए हम एबॉर्शन की मदद ले सकते हैं। बट प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम एबॉर्शन को ऑप्शन ए मानकर प्रोक्रिएशनल एक्टिविटीज़ केयरलेसली करते रहें और उसकी कीमत हमें किसी की जान लेकर चुकानी पड़े। हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो होती ही हैं। वैसे डायनामाइट को भी अल्फ्रेड नोबल ने मानवता के हित में बनाया था, पर अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसका किस तरह से इस्तेमाल करें। आप एबॉर्शन को एक मेडिकल ब्लेसिंग, एक मेडिकल एडवांसमेंट की तरह देखते हैं या इसे एक अभिशाप मानते हैं? हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।